हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास लेखपाल डीवी के लिए है, जो कि कल से शुरू होने वाला है। एक नेक्स्ट फेज, सेकंड फेज जिसे आप कह सकते हो। और पहले फेज सेकंड फेज के बीच में काफ़ी लंबा गैप दे दिया गया और कल से फिर से डीवी स्किप होगा। तो अगर जो भी डीवी करवाने वाले हैं वो ध्यान से देखें कि जो पहला फेज था उसमें कौन कौन सी समस्याएं आई डीवी कराते समय और उनका समस्याओं का हल क्या रहा और क्या चीज़ें कैसे हुई, सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा। जिनका हो गया है डीवी उनका कैसे रहा वो भी देखिए और उन्हें आगे क्या करना है, ताकि डीवी स्किप के लिए अब और भी ज़्यादा हमें जुट जाना है फिर से एक बार। जैसे हम फर्स्ट फेज में लगे थे कि डीवी मैक्सिमम से मैक्सिमम हम डीवी स्किप करवा सके। नेगेटिव लोगों के संपर्क में मत रहिए, वो सिर्फ अपने स्कोर देख के पूरी चीज़ें करते हैं कि ये डीवी स्किप नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। किसी के कहने और नहीं कहने से कुछ नहीं होता। जो एक्चुअल हो रहा है वो होगा ही, और डीवी स्किप हो रहा है, ये एक्चुअल यही बात है। तो एक पॉजिटिव वे लेके चलिए कि आपका डीवी स्किप होगा तो ये कम से कम आपका जो कट ऑफ है, मेरिट है, वो कम जाएगी। तो उसी लिए और भी अच्छे से प्रयास करना है इस बार। जिनका डीवी हो चुका है वो भी, और जो डीवी करवा रहे हैं वो भी, अपने अपने स्तर से जैसे भी वो कर सकते हैं डीवी स्किप के लिए अभियान वैसे सपोर्ट करिए। और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। डीवी से संबंधित जिनका हो चुका है वो भी एक सियोरिटी के लिए देख लें कि सही हुआ है कि नहीं आपका डीवी, और जिनका होने वाला है वो तो एक एक चीज़ देखें। मैं इसमें हर वो चीज़ के ऊपर बात करूँगा जो प्रॉब्लम हुई है फर्स्ट फेज़ में लोगों को डीवी कराते समय, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे हमारे पीएच दिव्यांग भाई बहन हो या फिर उसमें कोई भी हो। क्या उन्हें दिक्कत हुई एफिडेविट में, डॉक्यूमेंट में, या फिर रेसिडेंस डॉक्यूमेंट, या किसी तरह की भी चीज़ें हो, तो उससे रिलेटेड बात होगी इस पर। तो चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मैं पूरी वीडियो स्टार्ट करता हूँ क्लास आज की। चलिए मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से डीवी के लिए रिलेटेड, और उसी में सारी चीज़ें मैं कवर करता चलूँगा। कट ऑफ लास्ट में बताऊँगा और आगे कौन सी कितनी भर्ती आने वाली है वो। सबसे पहले देखते हैं कि डीवी स्टार्ट कैसे होता है। ये आपका पिकअप भवन है, ये इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन से आपको आराम से मिल जाएगा। 2 किलोमीटर लगभग पड़ता है, जिन्हें नहीं पता है सुन लीजिए। एंट्री आप दो तरफ से करके अंदर जाएंगे तो आपको लिस्ट मिलेगी, वो लिस्ट दिखाता हूँ मैं। चलिए डीवी मैं आपको लिस्ट बाद में दिखाऊंगा। पहले ये देख लीजिए कि 1 तारीख से जो फिर से शुरू हो रहा है उसमें क्या क्या है। ये देखिए 1 से शुरू हो रहा है, 18 दिन चलेगा। 30 तारीख को देख लीजिए, संख्या कम है, 133 के लगभग बुलाया गया है। और ये उस दिन जितने भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जिसका भी डीवी छूट गया है किसी कारणवश, जो बीमार थे या फिर किसी भी जेन्युइन कारण जो नहीं दे पाए, जॉब वाली कारण मैं नहीं बता रहा हूँ कि कहीं और कर रहे हैं इस वजह से नहीं आ पाए, वो सब चीज़ें आपको, क्योंकि अप्लीकेशन आपको देनी होगी जाके आपको यूपी विभाग में। और 30 तारीख को 11 बजे से पहले एप्लीकेशन दे दीजिएगा तो आपका 11 तारीख को ही डीवी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके जो रीज़न है आपको वो देने होंगे और सबूत भी देना होगा कि हाँ एक्चुअल में आपकी चीज़ें ये थी। इससे कोई नाटक मत करिएगा कि हमें किसी जॉब के लिए गए थे और छूट गया तो फिर से करवा लें। आपको वो चीज़ें देंगे तो फिर आपको एनओसी की दिक्कत हो जाएगी। वो मांग लेंगे तुरंत कि आप एनओसी लाओ, तो कहाँ से। और एनओसी की दिक्कत ये भी है कि कई जगह मिल जा रहा है बहुत आराम से, बहुत जगह नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं जॉब छोड़ के जाओ। तो कोई भी प्लीज़ रिस्क मत लीजिएगा जॉब छोड़ के जाने के लिए, चाहे आपके 82 नंबर हो, चाहे आपके 80 नंबर हो, चाहे इतने हो। क्योंकि रिस्क है एक कि यूपी हमेशा सरप्राइज करता है। पैट में आपने देख ही लिया, इसीलिए कह रहा हूँ जॉब छोड़ के मत आइए। जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ करिए, डीवी स्किप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डीवी के अभियान को सपोर्ट करिए। तो वो ऐसे अभ्यर्थी एप्लीकेशन लिख लें और 30 तारीख को 11 बजे से पहले यूपी ऑफिस में जाके जमा कर दें। अगर वो बीमार है तो अपने एक मेडिकल लगा सकते हो आप, आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। तो 30 तारीख का मैंने जो था वो बता दिया आपको। लगभग 18 दिन के आसपास चलना है ये सेकंड फेज़ का डीवी। हमें पहले की तरह ही अच्छे से लगना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डीवी स्किप करा पाएँ हम। चलिए देखते हैं आगे। जैसे ही आप पिकअप भवन के अंदर जाओगे तो आपको कुछ ऐसे ही नोटिस पे कुछ कागज़ चिपका रहेगा इस तरह का। आप उस पर सबसे पहले अपना रोल नंबर के आसपास चेक करिएगा आप, और फोटो खींच लीजिएगा। आपके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी आप फोटो क्लिक कर लो, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है। आप बार बार घुस के नहीं देख सकते अपना रोल नंबर, आप भूल जाओगे। उसके बाद आपको देख लेना कौन से टेबल पे कितने फ्लोर पे जाना है, इस तरह की चीज़ें आपकी होंगी। और यहाँ फ्लोर लिखा होगा, अच्छे से देख लीजिएगा। फिर वहीं पे आपका ही सारी चीज़ें होंगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं है। आप जाओगे डेस्क पे बैठे थे सर, वैसे ही चेक करते हैं। उसके पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक ही मेन है एक तरह से इसमें, उसी में एसटीएफ अपना रोल निभाती है। अगर आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं होगा तो एसटीएफ आपको धर लेगी और फिर आपको जेल की रोटी तोड़नी पड़ेगी। और अगर आपका सब सही है तो आप आराम से करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बताता हूँ। इस तरह से कुछ डीवी रूम होता है जहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जी चिपका हुआ है। इसी तरह HI करके 10 टेबल होते हैं, हर एक पे 35 लोग जाते हैं। और उसी में आपको 35 लोग जब बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं उसी समय जो अनाउंसमेंट होती है नाम की, एब्सेंट होते हैं मान लीजिए, या फिर उसके बाद जो डीवी की प्रपत्र की आपकी जांच होती है उस समय जो एब्सेंट होते हैं वही काउंट करके हम ये बताते हैं कि आज कितना डीवी स्किप हुआ है या नहीं हुआ है। गर्ल्स में भी डीवी स्किप बहुत हो रहा है, और पीएच में सबसे कम डीवी स्किप पीएच कैंडिडेट का हो रहा है। ज़्यादातर आ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा वो भी नहीं है। और पीएच के लिए भी बाद में बताऊँगा मैं, पहले आप ये समझ लीजिए।
देख लीजिए कुछ इस तरह का डीवी रूम होता है। आप जाओगे, आपके सामने जो जितने भी आपका जो टेबल होगा उसी के सामने बैठिएगा। काफ़ी टाइम मिलता है। अगर आपको कोई भी प्रपत्र में कुछ भी दिक्कत हो रही हो, आपको नहीं आ रहा हो भरना, आप खाली छोड़ दो, वहाँ पे आराम से भर लोगे पूछ के। काफ़ी टाइम मिलता है आपको। यहाँ पे बैठ के आपको सिर्फ प्रपत्र ही पढ़ना है। सर यहाँ पे करोगे, जो जो भी आपने के पास डॉक्यूमेंट है टोटल जो भरने वाले हैं, वो पूरा डिक्टेट करते हैं कि वहाँ पे आपको क्या भरना है क्या नहीं भरना है। आप सिर्फ मैच करते चलिए जो आपने भरा है, और कहीं अगर गलती हो तो वहाँ पे काट करके सॉरी वहाँ पे सर से पूछ के करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब वो डिक्टेट कर रहे हो उस समय मत टोकिएगा। जब आपका नंबर आए तब जाके आप तब वहाँ बताइएगा। उसके बाद हम आते हैं प्रपत्र पे। प्रपत्र आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके सिर्फ इतने ही आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। इंटरमीडिएट तक ही डॉक्यूमेंट लगेंगे। जो भी ग्रेजुएशन या अदर चीज़ें लगा रहे हो प्लीज़ मत लगाइए, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। आपको इतने ही डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसी की सिर्फ एक फ़ोटो कॉपी, और आपके उस पर साइन होने चाहिए। इस पर साइन नहीं करना है आपको, इस पर नहीं करना है, सिर्फ अपने प्रपत्र पे करना है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो आरक्षण वाले आपके हैं उस पर आप अपने साइन कर लोगे। और 3 फोटो आपकी लगेगी। 2 फोटो एक चिपकेगी जो प्रपत्र में होगा आपके, और एक बगल में उसके 2 पिनअप करते हैं। तो अपने गम और स्टेपलर वो दोनों लेके जाइएगा, वरना वहाँ मांगना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद सबसे पहले हम जाते हैं तो हमें बायोमेट्रिक होता है हमारा। वो बायोमेट्रिक स्लिप अभी मैं दिखा दूंगा, उसका चेकलिस्ट क्या होता है वो भी बता दूंगा। आवेदन प्रपत्र आप भर लीजिएगा। 1 2 3 में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 4 में दिक्कत होती है क्योंकि उसमें हमें मार्क्स भरने हैं। ग्रेड वाले ये करिएगा, ग्रेड वाले अपने चीज़ें जो भी सब्जेक्ट हैं उसको लिख के छोड़ दीजिएगा बेस्ट। और फिर जो ग्रेडिंग है वो वहाँ पे जो सर होंगे उनसे पूछ के भरिएगा, क्योंकि ग्रेड में थोड़ा दिक्कत आ रही है, जो कि है वही बता रहा हूँ मैं। वहाँ पे ग्रेड लिखना है कि मार्क्स, क्योंकि दिक्कत है, इसलिए वहाँ पे सर से पूछ के ही भरें, आपके लिए वही बेनिफिट होगा। और जो बाकी अदर है, देखिए जब आपने अगर किसी भी बोर्ड से पास किया है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, वो बोर्ड वाली चीज़ें आप आराम से इसमें भर सकते हैं। जो प्रपत्र 4 है, जिसका बोर्ड नहीं है, जिन्होंने अन्य चीज सोर्स से हाई स्कूल इंटर पास किया है, उनको दिक्कत होगी। वो ऐसे लोग सबसे पहले सर को अपनी चीज़ें बताएं कि वो किसी बोर्ड से पास नहीं है, वो किस तरह पास है, उस पहले ही बता दें सर को, कि पूछते हैं वहाँ पे। तो आपका ये प्रपत्र हो जाएगा। 1 2 3 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका फी वाला नहीं आ रहा है तो आप पूरी खाली छोड़ दीजिए। मैंने भी पूरा खाली छोड़ दिया था। सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं आ रहा वो ब्लैंक छोड़ दो आप। जहाँ पे भी, लेकिन जहाँ पे कंपलसरी है हाँ और ना कहना, वहाँ पे आप बड़ा बड़ा नहीं यहाँ कहेंगे। समझे ना? नहीं लिख दीजिए, यहाँ लिखिए। उसके बाद ये हो जाएगा आपका प्रपत्र। आप उसमें एक और चीज़ है, डेट ऑफ बर्थ हिंदी में लिखने के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ आप हिंदी में दोनों तरीके से लिख सकते हो। जैसे किसी का 98 डेट ऑफ बर्थ है तो 11 सितंबर 1998 लिख दो, या फिर 11 सितंबर जैसे लिखते हैं हम, उसके बाद 1998 इस तरह जो लिख रहे हैं, बता रहे हैं लोग, इस तरह भी लिख सकते हो, दोनों सही है आपका। उसके बाद हाई स्कूल के आते हैं, तो हाई स्कूल को आपको लगाना है प्रमाण दोनों। अगर आपके पास दोनों है तो दोनों आप दोनों प्रमाण पत्र लगाओगे। और चेकलिस्ट में आपको, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ दोनों, क्योंकि चेकलिस्ट में आपको दोनों का विवरण देना होगा। एक है तो एक का विवरण देना होगा। लंबत आरक्षण आपका जो होता है दिव्यांगजन और जो आर्मी से जो स्पेशल रिटायर होते हैं या कोर्स कोई किया हो, उन सब के सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। एक चीज़ मैं बता दूं, आपके पास अगर एनसीसी है तो इसमें प्रपत्र में एक अधिमानी अर्थात नाम से लिखा होगा, वहाँ पे आप उसका चीज़ें विवरण जरूर दें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। नंबर का भले फ़ायदा ना मिले, लेकिन जो प्रायोरिटी लिस्ट में रैंकिंग होगी उसमें उसमें शायद आपको फ़ायदा दिया जा सके, देंगे, क्योंकि भरवाया जा रहा तो फालतू नहीं है वो। क्षति आरक्षण आपका पूरा निवास हो जाएगा। आपके जो जाति है, नॉर्मल सर्टिफिकेट है जो, वो हो जाएगा। उसके बाद सॉरी जातिगत आरक्षण होता है ये क्षैतिज, और निवास में आपका देना ही होगा। जिनको भी जनरल को छोड़ के जो भी अदर कास्ट है उन्हें अगर आरक्षण चाहिए तो निवास देना होगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक होती है इसमें या फिर कुछ भी होता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट चेक कर लिया करिए। अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता हूँ या फिर कुछ भी होता है तो मैं करेक्ट करके उसे कमेंट में लिख देता हूँ कि यहाँ पे ये ऐसा था, तो एक बार कमेंट भी देख लिया करिए। तो ये आपके जितने भी प्रपत्र हैं और इसी क्रम में लगाएंगे। ये वहाँ के जो प्रपत्र पे जो मैंने चिपका रखा लिस्ट, मैंने वो खींच के लिखी थी, तो देख लीजिए, इसी क्रम में आपको लगाना है अपने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका बायोमेट्रिक और चेक लिस्ट है। ये फाइल के ट्रांसपेरेंट फाइल के ऊपर की लिखी थी मैंने। फाइल से याद आया कि प्लीज़ किसी तरह की भी फाइल में लगा के मतलब उनको मत दीजिएगा। वहाँ पे आपको सिंपल स्टेपल सारे प्रपत्र एक लाइन में सेलेक्ट करके एकत्र करके उसके बाद उनको दे दीजिएगा। वो स्टेपल करके अपने पास रख लेते हैं। आपको किसी तरह की फाइल में देने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें स्टेपल भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप कर देंगे तो चलिए ठीक है, क्योंकि फ़ोटो के साथ आपको स्टेपल 2 करने ही होते हैं। तो लास्ट में तो नहीं भी करेंगे, आप एक पे ही रखेंगे तो भी वो स्टेपल कर देंगे, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा। बायोमेट्रिक में आपको सिर्फ कितना लिखना है कि उसकी डेट लिखनी है, अपना रोल नंबर और जेंडर। उसके बाद वो यहाँ पे ऑथराइज करके या फिर चेक साइन करके कि हमने चेक कर लिया है सही है, वो रिमार्क करके फिर भेज देते हैं आगे जहाँ आपका डीवी होना है, सर बैठे होंगे।
उसके बाद ये आपका चेकलिस्ट आपका पूरा एक तरह से बायोडेटा होता है। जैसे आप रिज्यूम बनाते हो, उसमें ऐसे ही आपका ये एक रिज्यूम है। जो चेकलिस्ट है इसमें आपको अपनी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। हाई स्कूल तक, हाई स्कूल, इंटर, जातिगत आरक्षण, EWS, OBC, जो भी है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, PH कैंडिडेट के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक एक चीज़ इसमें देनी होती है। हाँ ना करके गोला मारना होता है। जनरली हम टिक मारते हैं ऐसे करके, लेकिन इसमें गोला कराते हैं चेकलिस्ट में, तो ध्यान से दीजिएगा ये। उसके बाद आप आरक्षण की श्रेणी में लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको उसमें गोला मारना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे जनरल की बात नहीं है, आरक्षण में सिर्फ EWS लिखा है। तो EWS का सर्टिफिकेट जिनका बना हो वो आराम से इसमें कर सकते हैं। आपका EWS 28 जनवरी 2022 के पहले का बना होना चाहिए, जो कि लास्ट डेट हो गई थी लेखपाल के रिलेटेड। तो देख लीजिएगा आपका PH कब का बना हुआ है। उसके बाद आप इस तरह से टिक कर दोगे। अगर आपका EWS से भरा था लेकिन डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया फिर नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, जनरल सर से पूछ के जनरल लिख लीजिएगा ओनली। तो आपको जनरल ट्रीट करके ही DV करवाया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आप जनरल से DV दे सकते हो, लेकिन आपको EWS का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद जो आप सर बताएंगे, डिक्टेट करेंगे, जो आपको नहीं आता वो इस तरह करके फिर साइन करवाते हैं वो यूँ करके। तो देख लीजिएगा PH कैंडिडेट की जो कैटेगरी है उनकी, जैसे देख सकते हैं PH, छोटी सी लाइन दिख रही होगी नीचे आपको, ये देखिए उनकी कैटेगरी के अंतर्गत जो 4 कैटेगरी अलाउ की गई है उसका वो पूरा श्रेणीगत पूरी चीज़ें भरवाते हैं कि आपके से कितना दिव्यांग है, परसेंटेज है आपका, क्या दिक्कत है, हर चीज़ आप वहाँ पे भरना होता है आपको पूरी डिटेल। और बाकी अदर से वो एप्लीकेशन लिखवाते हैं जो कि इसमें सम्मिलित नहीं किए गए हैं, ताकि अगर कोई बाद में आयोग चाहे तो उन्हें हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। फिलहाल में ऐसे लोग जो इसमें सेलेक्ट होके भी किसी अदर रीज़न की वजह से इसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, खासकर हमारे दिव्यांग भाईजन, उनके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखिए आपका कोर्ट केस भी चल रहा है। आपका जो आयोग, आपका जो संगठन गया था बात करने के लिए आयोग से, वहाँ से भी यही कहा गया कि आप घबराइए नहीं, आपको इसमें सम्मिलित बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन एक चीज़ यही है कि आयोग पे कभी भी ऐसे मुँह ज़बानी भरोसा मत करिए जब तक कि वो लिखित ना दें। तो उम्मीद रखिए जब तक ये लेखपाल भर्ती पूरी तरह से ना निपटे, आपको उम्मीद बनाए रखना है, क्योंकि उम्मीद के अलावा आपके पास कुछ है भी नहीं। तो उम्मीद रखिए, पॉजिटिव वे में चलिए, कोई भी गलत स्टेप मत लीजिए। पूरी लेखपाल भर्ती खत्म होने तक हर मुमकिन आप अपना धैर्य बनाए रखिए और उम्मीद बनाए रखिए कि कुछ भी हो सकता है। ये UPSSC है, कुछ भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बताता हूँ। जो आपका आरक्षण होगा जाति वाला, और एक चीज़ मैं बता दूँ, वो सारी चीज़ें जो भी विवाहित महिला हैं उनकी सारी चीज़ें पिता पक्ष की तरफ की लगेंगी, पिता पक्ष की तरफ की लगेगी। और मैं ये भी बता दूं कि उनका निवास बहुत मुश्किल से बन रहा है या बन ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर रिसेंटली शादी हुई है तो वो शो अपने पिता की तरफ का पता नहीं शो कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन जिसका काफ़ी टाइम हो गया, जिनके आधार कार्ड से लेकर हर चीज़ें चेंज हो चुकी है, उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि आधार कार्ड जब लगता है तो उसमें वो उनका ससुराल पक्ष का एड्रेस आ जाता है, हर चीज़ आ जाता है। तो ऐसे लोग सीधे लेखपाल से मिलिए आप लोग जाके, वही आपको इसका समाधान बताएंगे और क्या करना है। देखिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना है और कैसे भी बनना चाहिए, नौकरी की बात है। आप अपने हस्बैंड के साथ जाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, सर प्लीज़ कोई तरीका बताइए जिससे हमारा सर्टिफिकेट बन जाए, हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये लेखपाल आपकी मदद कर सकते हैं, सीधे लेखपाल से मिलिए, और कोई मदद आपकी बहुत मुश्किल से कर पाएगा। हाँ, आपका जान पहचान है किसी ऊँचे पोस्ट पे, तो आप उनको लेके भी सिफारिश करके लेखपाल के पास जा सकते हो, या प्रधान हो आपके आसपास, उनकी कोई चीज़ें मतलब सेटिंग हो आपकी, तो बनवा सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। तो आपका DV से रिलेटेड ये था कि DV से आप DV रूम तक जाओगे कैसे। सर यहाँ पे बैठे होते हैं और चेयर देख रहे होंगे आप, वहाँ पे सामने, वहाँ पे बुलाते हैं नाम के वाइज, जिनका बायोमेट्रिक होता जाएगा वो वहाँ पे जाते जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होती है, 5 मिनट से मुश्किल से 5 मिनट के अंदर आपका सब कंप्लीट हो जाता है, जो भी कागज़ जाँच रहे हैं DV में। और उसके बाद अगर हम बात करें समस्या का, मैंने समस्या बताई आपको किस किस चीज़ों पे आती है और किस चीज़ क्या उसका समाधान क्या है। अब मैं एफिडेविट के बारे में कुछ बताता हूँ आपको। एफिडेविट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं मेरे पास बहुत। देखिए सर्टिफिकेट आपके पास होंगे, उसमें किसी तरह की भी मिस्टेक हो, किसी तरह की भी मिस्टेक हो आपके सर्टिफिकेट में, तो आपको एफिडेविट चाहिए। देखिए आपके नाम के आगे इंजीनियर, डॉक्टर, मिस्टर, कुमारी या किसी तरह के भी एक नॉर्मल चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो उन चीज़ों से परेशान ना होइए। उन चीज़ों के लिए सर आपको एफिडेविट नहीं चाहिए। लेकिन आपके नाम में स्पेस है, आपका सरनेम किसी सर्टिफिकेट में है और किसी सर्टिफिकेट में गायब है, तो आपको एफिडेविट चाहिए। आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सामुदायिक के आपके जो जन सुविधा केंद्र होगी वहाँ चले जाइए। अगर आपका DV में टाइम है तो वो फिर आपको कुछ दिन बना के दे देंगे। अगर आपके DV में टाइम नहीं है आपके पास बिल्कुल भी, तो आप सीधे वकील से मिलिए, वो 1-2 दिन में बना के दे देगा। अगर तो भी आपके पास बहुत इमरजेंसी है तो सीधे कोर्ट जाइए, वहाँ से बन जाएगा। बहुत आराम से UPSSC के नाम बनवाइएगा, आराम से उसमें अपना
जो भी सही चीज़ें वो बताइए, गलत चीज़ें बताइए, आराम से आपका 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे वो बना के दे देंगे। तो ये आपका एफिडेविट से रिलेटेड हो गया। चेकलिस्ट बायोमेट्रिक में पहले ही बता चुका हूँ। पीएच कैंडिडेट के लिए भी बता दिया, आपका प्रोसेस चल रहा है और धैर्य बनाए रखें, कोई भी गलत स्टेप ना लें। जब तक लेखपाल भर्ती पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, आपकी उम्मीद जिंदा है। और आश्वासन दिया गया आयोग की तरफ से भी, कोर्ट केस भी चल रहा है, तो कुछ अच्छा ही होगा आगे। उसके बाद हम कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, कट ऑफ के काफ़ी रूमर्स फैले हुए हैं और बहुत ज़्यादा इस समय इसको हवा बनाया गया है। इतना नहीं बनाना चाहिए था। लेखपाल भर्ती कोई पीसीएस का एग्ज़ाम या फिर आईएएस नहीं है ये। इसको इतना हवा बना दिया गया कि यही जीवन है, इसके बिना कुछ नहीं है। तो इसके मैं आप चलिए आप कट ऑफ बताता हूँ आपको। कट ऑफ देखिए, जो मैं पहले से बताता आया हूँ, मैं उसी पर रहूँगा। जनरल आपको 79 तक देखने को मिल सकता है और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आपको ये 78 से पॉइंट, बीच में पॉइंट भी हो सकता है, 79 तक देखने को मिलेंगे, या फिर 77.5 से 78 तक पकड़ सकते हो ऐसे आप। और गर्ल्स का अगर बात करें तो ये 77। देखिए, रूमर्स में मत फैलिए, एक पॉजिटिव वे में चलिए। जिनके 85 आए हैं वो ऐसा कोशिश करते ही हैं कि अदर को डीमोटिवेट करें। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आप आगे बढ़िए, एक धैर्य रखिए और डीवी स्किप ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। बाकी कैटेगरी का भी इससे एक या पॉइंट में माइनस कर लीजिए, वैसे ही हो जाएगा। तो ये आपका कट ऑफ हो गया। और एक चीज़ और भी, लेखपाल की एक भर्ती आने वाली है। अब वो 2022 पैट से आएगी कि 23 पैट से आएगी, ये दिसंबर में फाइनल हो जाएगा, क्योंकि अभी दिसंबर में आने की दो बड़ी भर्ती संभावना है। एक आपकी लोअर पीसीएस और एक लेखपाल भर्ती। देखिए, 2023 का सब पैट दिए हैं, इतना अच्छा मजाक हुआ है कि क्या बताएं। फिलहाल निराश मत होइए, इस पर कट ऑफ कम ही जाएगी। जो 90 थे अब वो 50 पे आ जाएंगे और बाकी नीचे वाले 40 से 50 के बीच में ज़्यादातर वो सेलेक्ट होंगे हर एग्ज़ाम के लिए। तो पेपर टफ आया तो आपकी कंडीशन भी वैसी ही होगी जैसे टॉप जब पेपर अच्छा आता है तब। तो निराश मत होइए, एक पॉजिटिव वे बनाए रखिए। एक एग्ज़ाम से यूपी में यही एक मेन एग्ज़ाम है इस समय जहाँ थोड़ी बहुत कुछ जॉब आती है, अदरवाइज़ तो सब खत्म ही है। लेकिन फिर भी प्लीज़ उम्मीद बनाए रखिए। आप इससे जॉब देख आप जब इससे कोई भी वैकेंसी आती है, पहले तो देखते हैं आती कितनी है वैकेंसी इससे। मुझे नहीं लग रहा कि इससे बहुत वैकेंसी आएगी 2023 से। ये सिर्फ ऐसे ही चलेगा क्योंकि 2021 वाली कंप्लीट नहीं हुई है। 2022 से कोई भर्ती आनी वो नहीं आई है अभी तक, तो 23 में क्या देंगे वो। तो 2022 से ही फिलहाल भर्ती अभी आने की संभावना है। और ये लेखपाल का था, कल से डीवी स्टार्ट है। प्लीज़ सपोर्ट डीवी स्कीप अभियान अपने स्तर से खूब, जैसे भी आप कर सकते हो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइए। और दूसरे की बातों में मत आइए। डीवी स्किप हो रहा है, ज़रूर हो रहा है। ये जो कहते हैं कि नहीं हो रहा है कुछ, हम गए थे करवाने, हमारे टेबल पे तो एक ही लोग एब्सेंट थे, ये वो। तो मैं बता दूं कि अलग अलग फ्लोर पे डीवी स्किप चलता है, डीवी चलता है। आप एक जगह बैठ के हर जगह नज़र नहीं मार सकते हो, है ना। ये आपको बताया कौन, वहाँ पे जो प्यून होंगे या फिर जो वहाँ पे आपके जो काम करते हैं वहाँ पे, या फिर वो बता सकते हैं जो पर्पसली ये देखने गए हो कि कितना डीवी स्किप हो रहा है। वो हर जगह नज़र रखते हैं। जनरली क्या होता है, लोग कहते हैं डीवी हो और हम भागें, ज़्यादातर यही होता है। तो वो ज़्यादा नहीं देख पाते। तो ऐसे लोगों के कमेंट या फिर उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अपना देखिए कि हाँ डीवी स्किप हो रहा है और आपको करना है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या लेखपाल से रिलेटेड, आप कमेंट में आराम से पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। और ऑल द बेस्ट सबके लिए, अच्छे से डीवी दीजिए। आज के लिए इतना ही। जैसे कल से डीवी स्किप जैसा होता रहेगा मैं बताता रहूँगा, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बने रहिए चैनल पे, लास्ट तक देखा करिए वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।